देखिए, अजीब सा लग रहा है बोलना, लेकिन मैं टॉपर ही रही हूँ। स्कूल में भी, 10th में भी मैंने अपने सीजीपीए मिलता था, तो 10 सीजीपीए मिला मुझे। 12th में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया ह्यूमैनिटीज में। और यूपीएससी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें टॉपर होना ना होना वो मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। मायने ये रखता है कि आप अपने मन में ये ठान ले कि आपको ये क्रैक करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल टारगेट आपने चुना है। और लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगी कि बिल्कुल अकेले मत पड़ जाए। अपनी फैमिली या कोई भी क्लोज फ्रेंड्स का अगर कोई ग्रुप है, या कोई भी आपके दोस्त एक दो भी हैं, उनसे जरूर बने रहे। कट ऑफ मत हो जाइए बिल्कुल प्रिपरेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और अभी मेरे साथ मैम है कृतिका भारद्वाज, ऑल इंडिया रैंक 370। तो मैम से बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी, स्ट्रेटजी के बारे में बातें होंगी, मैम की जर्नी के बारे में बातें होंगी, मैम की यूपीएससी की जर्नी कैसी रही और 370 रैंक किस तरह से हासिल की। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक, और वीडियो को जल्दी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। एंड मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो मैम, मैं बात करूं, कैसा फील हो रहा है रिजल्ट के बाद अभी, और जिस दिन रिजल्ट आया था क्या चेंजेस हुए हैं लाइफ में? अभी तो इसी फीलिंग को प्रोसेस कर रही हूँ मैं। एस्पिरेंट की जो भी उम्मीद होती है, ऐसी मेरी उम्मीद थी कि मेरा लिस्ट में नाम आ जाए। और जब वो आया तो बहुत खुशी हुई, और फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट किया। जी जी जी, मैं आऊंगा, मैम के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिजल्ट वाले दिन की बात कर लेते हैं कि मैम, जब रिजल्ट आया था लगभग 1:30 के करीब आया था रिजल्ट, है ना? 1-1:30 के करीब आया था। तो उससे पहले यानी कि सुबह मॉर्निंग में जब उठी तो दिमाग में चल रहा होगा कि आज रिजल्ट आया, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 तारीख को, एक दिन पहले का ही। हम भी बहुत वेट कर रहे थे, शाम तक नहीं आया था, सभी लोग यही वेट कर रहे थे। तो वो जब सो के उठी और दिमाग में चल रहा था कि आज रिजल्ट आने वाला है, और उस बीच जब रिजल्ट आया, कैसा, क्या कुछ मतलब मन लग रहा था या नहीं लग रहा था, कैसा माहौल था? हाँ, ये सब एस्पिरेंट्स का एक ही हाल होता है उस टाइम पे। 12 तारीख से ही हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। और थोड़ी सी एंजाइटी तो रहती है, लेकिन मैंने ये ट्राई कर रही थी कि इतना ध्यान ना दूं। मैं निष्काम कर्म योग को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। बट हाँ, थोड़ी सी एंजाइटी तो हो रही थी। और जब रिजल्ट आया तो मुझे मैसेजेस से पता चला अपने दोस्तों के कि रिजल्ट आ गया है, जल्दी देखो तुम्हारा नाम आ गया है। तो तब खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई। अच्छा, 15 तारीख को कैसा माहौल था, घर का माहौल? 15, क्योंकि एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि 15 को आ ही जाएगा, शाम तक तो आ ही जाना। 15 तारीख को क्या कुछ, और जब नहीं आया शाम तक, क्या रात को नींद आई थी? देखिए, ये कहा जाता है कि यूपीएससी में जो यू है उसका नाम अनप्रेडिक्टेबल है। तो सब जब उम्मीद कर रहे थे कि 15 को आएगा, तो 15 को रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन होती नहीं है। तो बस यही सोच रहे थे कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही। नींद तो आ गई थी मुझे, मैंने पर बहुत मतलब विचार तो चल रहा होगा ना? हाँ, वो तो ऑब्वियसली होता ही है। हम जब मेंस इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं और फाइनल रिजल्ट आता है, तो हर किसी के मन में रहता है, यार सर्विस में आएंगे कल को या नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरह की मिक्स फीलिंग होती है। बिल्कुल 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 ऐसा रहता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते कि आप इस पार होंगे या उस पार। ओके, ठीक है मैम, तो हमने ये बात तो कर ली। अच्छा, अब मुझे, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, वो भी एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी देख ली है आपके बारे में, स्ट्रेटजी वगैरह कुछ चीजें, उन्होंने कुछ चीजों का ही पता है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप किस तरह से यूपीएससी की स्टार्टिंग करती हैं, और आपकी जो है कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे, वो सारी चीजों के बारे में, और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है, वो सभी कुछ। जी, जब मैंने 10th क्लास के बाद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चुनने का सोचा, तब मेरे दिमाग में ये एक बेसिक आइडिया यूपीएससी का था कि हाँ, आगे जाके मैं इस स्ट्रीम में जाना चाहूँगी, यूपीएससी क्रैक करना चाहूँगी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और पोस्ट ग्रेजुएशन करी हिस्ट्री में, हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और तब तक ये आइडिया मेरे साथ था, लेकिन मैंने उस पर काम करना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो बेस है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग रहे यूपीएससी के लिए। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद
2019 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करी और 20 में आगरा वापस आकर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी यूपीएससी की। तो ये मेरा सफ़र रहा। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं खुद ही प्रिपेयर करूँगी, तो कोचिंग का मेरे दिमाग में था नहीं। तो फिर आगरा में ही रहकर ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मैंने अपने पहली वीडियो में भी बोला था, उन्हीं की मदद लेकर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और अपने पिछले अटेम्प्ट में मैंने ऐसे सोचा था कि मैं मॉक टेस्ट जाकर दूंगी, जिससे कि मुझे अपना मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ वो आइडिया लग जाए। तो ऐसी मेरी जर्नी रही। मैम आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ड्यू से किया ना? जी जी जी। अच्छा मैम, आपकी मैं थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूँगा। आपकी स्कूलिंग कैसी रही थी? कितना आप स्कूल में क्या जैसे और टॉपर होते हैं कि जो मतलब मतलब एवरेज से भी जो ऊपर बच्चे होते हैं, लाइक 90% अबव 95% वाले बच्चे होते हैं, क्या मैम भी स्कूलिंग में अपने स्कूल के दौरान 10th में 12th में क्या एक एवरेज स्टूडेंट्स रही हैं, या उससे कुछ ऊपर थी, या बिल्कुल ऊपर थी? देखिए, अजीब सा लग रहा है बोलना, लेकिन मैं टॉपर ही रही हूँ। स्कूल में भी 10th में भी मैंने अपने CGPA मिलता था, तो 10 CGPA मिला मुझे। 12th में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया ह्यूमैनिटीज़ में। ग्रेजुएशन में मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, BA में। MA में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जिसमें मुझे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो उस टाइम थे, रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे मुझे अवार्ड मिला। तो पढ़ाई में तो मैं अच्छी ही रही हूँ। UPSC में भी सोच रही थी थोड़ा ऊपर ही, बट इसमें बहुत खुश हूँ। तो मैम मैं क्या कहूँ इसको कि आपको टॉप करने की आदत पड़ गई है? अब देखिए, अब ये मैं कहती अगर UPSC में भी कर लेती तो, लेकिन मेरा एम ये रहता है कि जो भी काम करूँ उसमें सबसे अच्छा करूँ। हाँ, 100% दो अपना 100% दूँ हमेशा, और मन लगा के काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, और ये बहुत जरूरी होता है यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, जो इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसके लिए तो ऑब्वियसली 100% देना बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख प्रीलिम्स में बैठते हैं, और फाइनल 1000 लोग होते हैं। तो इस एग्जाम में तो जब आपको निकलना है तो ऑब्वियसली मैम करना ही पड़ेगा। क्या कहती हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। और UPSC के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें टॉपर होना ना होना वो मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। मायने ये रखता है कि आप अपने मन में ये ठान ले कि आपको ये क्रैक करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल टारगेट आपने चुना है, और उसमें आप लगे रहे। फिर चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, बस आप ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, और कोई भी मेहनत से इसको कर सकता है। लेकिन मैम आपने कहा कि 4-5 जितना लगना है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, इवन अभी भी आपने भी पढ़ा होगा स्टेट में संजीव सान्याल जी की वो कहते हैं कि इतना लंबा टाइम पीरियड देना, यूथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, संजीव सान्याल का जहाँ तक स्टेटमेंट है, हम उनके जो उनका मीनिंग था उसको भी समझती हूँ मैं। वो क्या कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे यूथ का टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है, लेकिन उनसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जो यूथ हमारे देश की है, जो अपनी ही नहीं बल्कि अपनी समाज की और अपनी कंट्री के लिए इतना ऐसा सपना देखते हैं, तो उसको मैं यूथ वेस्ट करना नहीं कहूँगी। ये तो करेज और डिटर्मिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सफलता की ऊंचाइयां छूनी है तो स्ट्रगल किए बिना वो नहीं हो सकता है। तो स्ट्रगल तो हर सफल इंसान को करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप इस सर्विस को चुन रहे हैं तो आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा इरादा है। ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं या पीयर प्रेशर में आप इसको चुने। आपका मन है तभी आप इसमें जाएं और फिर क्लियर करके ही निकले। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी यूपीएससी या आईएएस बनने की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एकेडमी चेक वेबसाइट इसमें आपकी मदद कर सकती है। एक्चुअली एकेडमी चेक कोई कोचिंग नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है उसके लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड करने में, जिसमें स्टूडेंट्स की हर रिक्वायरमेंट देखी जाती है, जैसे कि फीस, टाइमिंग, कोर्सेज, फैसिलिटीज, एवरीथिंग। तो अपने लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड करने के लिए एकेडमी चेक वेबसाइट पर जाना है, और यहां पर आप लोगों को जिस भी शहर में
अपने लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड करनी है तो उस सिटी पर क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर ये दिल्ली आपको दिखा रखा है, तो आपको दिल्ली में जितनी भी इंपॉर्टेंट और बेस्ट कोचिंग है वो आपको सभी नजर आ जाएंगी और अपने लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको इंडिया की किसी भी बड़ी कोचिंग के फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बस आपको ज्वाइन फ्री टेस्ट पर क्लिक करना है और आप घर बैठे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पर कोचिंग की फीस में 45% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा मैम, जब से रिजल्ट आया है और अब तक कैसा फील कर रही हैं? क्या कुछ चेंजेस हुए हैं लाइफ में? कुछ बताना चाहेंगे कि ये चेंजेस हुआ है, ये सब मीडिया और ये सारी चीजें, मतलब एक जो लाइफ एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, ये आप टॉपर बन गए हैं, आप यूपीएससी क्रैक किया है आपने, ऑब्वियसली आप उन लाखों लोगों से बहुत ऊपर हैं, बहुत अलग हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है लाइफ में। वैसे भी अभी होगा मैम, क्योंकि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो देखिए ऐसा कोई चेंज नहीं है। बस एक एग्जाम था, उसको क्लियर कर लिया। अब ये है कि एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ गई है, एक लाइफ का नया फेज मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो उसकी मुझे एक्साइटमेंट है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने सोचा था वो सारे पॉजिटिव चेंजेस मैं फाइनली ला पाने की आज पोजीशन में हूँ, ये है। और आप जैसे काइंड लोगों का थोड़ा अटेंशन मिल रहा है, तो बस वो है। मैम मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, लाइक फादर क्या करते हैं और सिबलिंग्स होंगे, छोटे बड़े भाई बहन होंगे, वो कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं, क्या उनका भी यूपीएससी को टॉप करने का इरादा है क्या, या फिर वो सब चीज़ें थोड़ा सा आप बताना चाहेंगी? देखिए मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो वो सारे इरादे तो मेरे ही हैं। मेरे पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। तो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा मैं, आगरा से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। मम्मी पापा का जन्म भी आगरा में हुआ, मेरा भी आगरा में हुआ। और मेरे पापा एजुकेशन बैकग्राउंड से है, आरबीएस कॉलेज आगरा के प्रोफेसर रहे हैं, टीचिंग लाइन में रहे हैं। अब वो बुक्स लिखते हैं, कंटेंट डेवलपर है, बॉटनी की बुक। मेरी मम्मी भी पीएचडी है बॉटनी में, तो एजुकेशनल पेडिग्री तो अच्छी मिली हुई है मुझे, लेकिन साइंस में ना जाकर मैंने ह्यूमैनिटीज में जाने का सोचा। और बस फिर आपको पता ही है। ठीक है, मैं समझ गया मैम। माहौल आपका ऐसा रहा है, थोड़ा सा एजुकेशन वाला माहौल रहा है, क्योंकि फादर जो है एजुकेशन टीचर हैं, तो ऑब्वियसली, और जिस घर में टीचर होते हैं, पिताजी, कोई बड़ा भाई टीचर है, कोई पिताजी या माताजी किसी की टीचर है, तो वहाँ माहौल तो पढ़ाई वाला होता ही है। हम बात करेंगे, मैं मैम के पिताजी से भी बात करेंगे, यहीं पर बैठे हुए हैं, पहले मैम से बात कर लेते हैं, है ना, फिर मैम के पिताजी से भी, जो अंकल जी हैं उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। उनकी बेटी अभी खैर सर्विस तो एलोकेट नहीं हुई है, मैं क्या कहूँ, आईएएस नहीं, आईपीएस या आईआरएस, क्या अभी जो भी है सर्विस एलोकेट हो जाएगी, वो तो तभी पता लगेगा मैम को क्या सर्विस मिली है। पर खैर अभी हम आगे चलते हैं, अपना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैम मैं आपको जो है थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, मैम के मन में विचार कहाँ से आया, कि क्या ऐसा कारण क्या था? क्योंकि आप टॉप किए, आप डीयू में, डीयू जैसी जो यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, वहाँ पर आप ग्रेजुएशन में टॉप करती हैं, वहाँ पर आप मास्टर्स में टॉप करती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो लेकिन यूपीएससी क्यों? देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग मतलब कहानी है। जब क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरे मम्मी पापा दोनों साइंस बैकग्राउंड से, दोनों पीएचडी हैं, और वो सोच रहे थे उस टाइम पे जब मैं स्कूलिंग में थी कि मैं भी शायद साइंस बैकग्राउंड में जाऊं। उस टाइम तो इंजीनियर का क्रेज भी था, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, जॉब सिक्योरिटी उसमें है, ये सब। लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सोशल स्टडीज़ और इन सारे ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा था। तो जब मैंने अपने करियर के लिए सोचा कि मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लूँगी, तभी मेरे दिमाग में ये था कि एक ऐसा करियर है जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो ये यूपीएससी की आइडिया की शुरुआत तो वहाँ से हुई, क्योंकि मैं करियर कौन सा लूँगी। वो मैम कब की बात है वो? ये है 2012 की बात, जब मैंने अपना 10th पास किया था। तब मैंने अपनी स्ट्रीम चूज़ की 11th में, और फिर ये आइडिया मेरे साथ हमेशा रहा। और मैंने सोचा था, जैसा मैंने बताया, कि मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लूँ जो आगे मेरा ऑप्शनल रहेगा, तो उसमें मैं अपना काम करूँ। और ऐसा प्रोफेशन मैं हमेशा चाहती थी, क्योंकि सबका एक लाइफ का विजन होता है और करियर लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेरा विजन ये था कि ना सिर्फ अपने लिए, बट
कुछ ऐसा करूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है वो यूज़ हो सके सोसाइटी या अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए भी। ये मैंने सोचा था और इसलिए मैंने यूपीएससी का ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल। ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और बहुत सारे मुझे लगता है कुछ सालों से हिस्ट्री लगभग ऑप्शनल में गायब हो गए थे लोग, और मतलब टॉपर नहीं निकल के आ रहे थे हिस्ट्री ऑप्शनल से। नहीं, आई थिंक इससे पिछले बार 2021 की जो टॉपर थी श्रुति शर्मा, हाँ, उनका हिस्ट्री ऑप्शनल। हाँ, मैं श्रुति शर्मा, उनसे पहले एक साक्षी गर्ग भी थी हिस्ट्री ऑप्शनल, वो शायद 2018 या 2018 की थी वो। अच्छा। 350 रैंक उनकी। अच्छा। हाँ, तो उनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा था। तो मतलब कुछ सालों से थोड़ा बीच में गायब सा रहा था, बाद में एक आध दो निकलते रहे थे। तो खैर अभी तो मैम उस पर भी हम आएंगे कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे करी, क्योंकि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हिस्ट्री ज़्यादा चूज करते हैं क्योंकि उनके लिए स्कोरिंग लगता है और हैवी स्कोरिंग थोड़ा सा। वो तो आप ही बताएंगी कैसा रहा आपकी तैयारी के दौरान। अच्छा मैम, मैं आगे अगर बात करूं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है अभी फिलहाल यूपीएससी का, पैटर्न तेजी से चेंज हो रहा है, और जीएस प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर हर साल टफ हो जाता है। पिछली बार तो 2023 में बहुत ज़्यादा टफ था, और सीसेट का तो कहना ही क्या, वो तो एकदम तो तैयारी कैसी रही, मतलब आपने किस तरह से चीज़ों को टैकल किया, किस तरह से उनको सॉल्व किया, और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर ना ही टफ है बट अनप्रेडिक्टेबल भी है, चेंज भी होता जा रहा है। तो जब तक आप कैचअप करने का ट्राई करते हैं एक पेपर के पैटर्न पे, तब तक अगले साल आप देखते हैं कि पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो ये रहता है। इसमें मैं कहूँगी कि मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या रणनीति नहीं थी। मेरा बस ये था कि मैं कांस्टेंट प्रैक्टिस करूं और यूपीएससी के पेपर ही सॉल्व करूं, और उसके साथ बहुत सारा गुड लक, स्पेशली मैं कहती हूँ सीसैट में मेरे साथ रहा। सीसैट के लिए आज भी मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व करूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं टू बी ऑनेस्ट कि हम कैसे उसको डील करें, और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का ट्राई करें, जो कि मॉक पेपर सॉल्व करने से ही आएगा। जैसे मैं भी क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, तो मुझे भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही टफ लगते हैं, स्पेशली 23 में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर ही पलटती रह गई मैं, मुझे कुछ मिला ही नहीं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, उन्हें छोड़ दो ताकि नेगेटिव मार्क्स का आपको डर ना रहे। कॉम्प्रिहेंशन पे आप फोकस कर सकते हैं, उस काफ़ी स्कोरिंग एरिया है। और जनरल रीजनिंग जो आपको मॉक टेस्ट और बेसिक बुक्स पढ़ के आ सकती है, उस पे आप फोकस करें। अपने स्ट्रेंथ्स को, तो एक स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करके अपने स्ट्रेंथ्स पे आप प्ले करें, और बहुत ज़्यादा जो टफ एरियाज हैं उन्हें छोड़ दें। ऐसा ओके ठीक है मैम। जो सीसेट है, सीसेट भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्ट है और बहुत इतना टफ हो जाता है कि वहाँ पर टाइम ही नहीं बचता पूरे सवाल को मतलब सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सीसेट में ही रह जाते हैं। हाँ, तो क्या कहेंगी सीसेट की क्या रणनीति होनी चाहिए एक स्टूडेंट्स की जो तैयारी करना चाहता है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का, जिसकी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, सीसेट के बारे में? हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि अपने स्ट्रेंथ्स को समझे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए अपनी जनरल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि ट्राई करें कि आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक ना हो। अब ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा क्योंकि वहाँ पर इतने कम टाइम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर अपने सामने दिखता है, पूरे सालों की मेहनत सामने आंखों के गुजर जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो क्या होगा, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। तो उधर किसी तरह अब वो काम रहने के कोशिश करें। अब चाहे आप उसके लिए पहले से मेडिटेशन करें या फिर कोई भी कामिंग टेक्निक अपने आप को मतलब आप अपनाएं, जिससे कि वहाँ पे आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहे। तो अपना मतलब सिर्फ एकेडमिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। मैम, आपने इससे पहले मेंस कितनी बार लिखे थे, वो भी बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। ये मेरा तीसरा मेंस था, 2 मेंस में 21 और 22 मेंस भी लिख चुकी हूँ, और अटेम्प्ट भी तीसरा था ना मैम? जी जी जी। तो मैम लगातार अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही प्रीलिम्स को क्लियर कर रही हैं। मैम का एक भी बार प्रीलिम्स नहीं रोका है, तो मैम को 3 अटेम्प्ट मेंस का देने का एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब
मैं ये कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि मेन जो यूपीएससी को क्रैक करने में जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या कह सकता हूँ सबसे बड़ा बैरियर होता है, वो प्रीलिम्स ही होता है। अगर प्रीलिम्स को एक बार क्लियर कर लेंगे तो उससे मोटिवेशन तो आता ही है, आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई मैं अब आगे मेंस को भी क्लियर कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके पास आ जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी मैम, आपकी यूपीएससी का सबसे बड़ा बैरियर जो प्रीलिम्स बना हुआ है, क्या वजह है इसकी? क्यों मेंस से, मुझे लगता है मेंस से ज्यादा क्या प्रीलिम्स ज्यादा टफ होता जा रहा है, या प्रीलिम्स के कंपैरिजन मेंस ज्यादा टफ है? देखिए, जनरल परसेप्शन मेरा भी यही है कि प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, मेंस नहीं क्लियर हो रहा था, तो भाई सभी बहुत टफ है एक तरीके से। लेकिन प्रीलिम्स बिल्कुल टफ इसलिए है क्योंकि मेरे को लगता है यूपीएससी जानबूझकर उसको बहुत टफ बना रही है। वो आपकी, जैसे मैंने बोला, एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ ही नहीं, आपके स्ट्रेस हैंडलिंग, आपकी टाइम मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड ऑफ अ सिविल सर्वेंट, वो सब वहाँ पर चेक कर रही है। तो थोड़ा सा भी अगर आप काम रहे और आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स ऑल्सो। तो ये इसीलिए ये टफ है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके मैम, आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी कभी? जी नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया है, कोई फाउंडेशनल कोर्स या क्लासरूम कोर्स नहीं लिया है, मॉक टेस्ट्स और इंटरव्यूज दिए हैं। और मैम आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी यूपीएससी के लिए? तो जैसे मैंने बताया 2019 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर मैं आगरा आ गई। 20 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट 2020 से? 2020 और 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था? जी जी जी, कोरोना की वजह से वो 21 और 22 दोनों पोस्टपोन हुए थे, तब मैंने स्टार्ट कर दिया था देना। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। अच्छा मैम, मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने जब तैयारी शुरुआत करी थी प्रिपरेशन, तो कहाँ से शुरुआत करी थी? मतलब क्या आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, या एनसीईआरटी से आपने शुरू करी थी, या न्यूज़पेपर उठाया था, या पीवाईक्यूज उठाए थे, या फिर आपने सिलेबस उठाया था? कहाँ से कुछ शुरुआत तो करी होगी कुछ करके, वो बता दीजिए जरा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत ही ज़्यादा आई वुड से लॉस्ट थी स्टार्टिंग में, क्योंकि एक थोड़ी हाइप थी यूपीएससी की, और सिलेबस इतना वाइड है, इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर टॉपर अपनी बता रहा है लिस्ट कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो जब कोई नया एस्पिरेंट इसमें आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो थोड़ा लॉस्ट हो सकता है इस चीज़ में। तो मैंने सब चीज़ें करने का ट्राई किया था। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रही थी, मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कट करके रख रही थी, अंडरलाइन कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी सबको। मैं इंटरनेट को भी यूज़ कर रही थी, बहुत सारी बुक्स में जो भी कोई बुक कह रहा था मैं उसको या तो परचेज कर ले रही थी या ऑनलाइन उसको पढ़ रही थी। और पहले अटेम्प्ट में तो मेरा मानना है कि यही एक रीज़न था, इतना सारा मैंने मतलब अपना वो कर लिया था। क्या ये आपकी गलती आ रही थी मानो मैं इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल ये गलती एक तरीके की है। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू द सिलेबस एंड टू द बुक्स। तो सोर्सेज लिमिटेड रख के तैयारी करना ज़रूरी है, ये मैंने अपनी एक गलती से सीखा। मैम और क्या गलतियां थी आपकी शुरुआत में जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं मुझे लगता है? तो एक तो ये थी, दूसरी थी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे मैंने फोकस नहीं किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद ऐसा सबके साथ ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स ही निकालना है, आंसर राइटिंग तो हो जाएगी, वो तो हम लिख ही देंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। लेकिन जब प्रीलिम्स निकल जाता था तब मैंने पाया कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है वो कम टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स से पहले ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये मेरी एक और मिस्टेक थी। ओके। एंड मैम, क्या पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, इनको लेकर भी कोई मिस्टेक्स रही? क्या आपने पीवाईक्यूज देखे शुरुआत में या ना देखे, या कब से देखना शुरू किया? और अगर आपने शुरुआत में ही देखें या ना देखें, और बाकी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए पीवाईक्यूज को लेकर के? हाँ, इसमें कुछ ऐसी गलती तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन यूपीएससी के पीवाईक्यूज को पहले देखें, क्योंकि वही पैटर्न आप एक्सपेक्ट करें कि आगे एग्जाम में आएगा, और फिर आप और कोचिंग या जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनको भी करें, लेकिन प्रायोरिटी यूपीएससी के पीवाईक्यूज। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आपके इस टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिला कि एक स्टूडेंट्स को जो तैयारी करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए शुरुआत में, क्या देखना चाहिए उसको? मतलब
शुरुआत में आने के बाद क्या स्टैंडर्ड बुक्स उठानी चाहिए, पीवाईक्यूज देखनी चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए उसको शुरुआत में? हाँ हाँ, तो जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है उसको मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले सिलेबस देखें, सिलेबस को ही पढ़े पहले। तो वो अपने आप में एक पढ़ने की चीज़ है, उस सिलेबस को समझे। आप पाएंगे कि उसमें कई पार्ट्स हैं जिनके अंदर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, मतलब जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं या सोसाइटी के हैं, वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। उनको समझने की कोशिश करें, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और फिर उसे कंप्लीट करें। मैम अपनी इस जो आपको ये सक्सेस मिली है, 370 रैंक आई है, इसका जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या लगता है कि नहीं उस इंसान का या उस व्यक्ति का या उस सोर्स का मेरे जीवन में मेरी इस यूपीएससी की जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और मेरी तैयारी को मैं उनको अपना जो ये श्रेय उनको देना चाहती हूँ? वो जो बैठे हैं सामने इंसान आपके फादर? मेरे फादर और मदर दोनों को, मेरे पेरेंट्स को। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर से दोहराऊंगी कि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट का ये एग्ज़ाम क्रैक करना उसके फैमिली सपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल जर्नी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, है। टाइम लंबा लग सकता है, और प्रेशर बहुत जगहों से आता है, सोसाइटी से, पीयर ग्रुप से, बहुत जगहों से। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को। क्या कभी किसी आसपास में, क्योंकि जैसे सबको पता है भाई यूपीएससी बहुत पहले तो जब हम शुरुआत करते हैं तो और आस पड़ोस में नेबर्स को और रिलेटिव्स को पता लगता है कि भाई यूपीएससी करा, पहले तो उसको डिमोटिवेट किया जाता है, अरे तुम क्या कर लोगे, ये क्या कर लो, क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, और हुआ भी होगा तो ध्यान नहीं दिया कभी, ऐसा नहीं। जो अपना वो है ना, अर्जुन का जैसे लक्ष्य होता है वैसे ही लक्ष्य है, तो ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटते जाते हैं। अच्छा मैम, एक और चीज, इस यूपीएससी की जर्नी में काफी ज्यादा लेंथी जर्नी है, बहुत लंबी, क्योंकि 3 स्टेज तो एग्जाम के ही हैं, तो कई बार ये आपके इस टाइम आने पे डिमोटिवेशन हुआ होगा, बहुत सारी चीज स्ट्रेस फील हुई होगी, एंजाइटी हुआ होगा, तो उस सबको कैसे टैकल किया उन सब चीजों को? जी जी बिल्कुल, स्ट्रेस बीच बीच में बहुत होता है। कभी कभी लगता है कि अरे यार, होगा भी या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगी कि बिल्कुल अकेले मत पड़ जाए। अपनी फैमिली या कोई भी क्लोज फ्रेंड्स का अगर कोई ग्रुप है, या कोई भी आपके दोस्त 1-2 भी हैं, उनसे ज़रूर बने रहे। कट ऑफ मत हो जाइए बिल्कुल प्रिपरेशन में, तो उनसे अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिए, एक बहुत सपोर्ट मिलता है। और अपनी इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखें, अपने आप को बताते रहे क्यों आपने ये सेलेक्ट किया था, और एक नई लाइफ आपका वेट कर रही है। तो उसके लिए, जैसा मैंने कहा, अगर आपको मेडिटेशन करना है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते रहे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो उसमें आपकी हॉबीज़ वो पूछते भी हैं, उस टाइम आप नहीं बना सकते। तो एक हॉबी रखिए, थोड़ा सा टाइम उसको भी दीजिए, और ऐसे करके। अच्छा मैम, मैं आऊँगा आपके मेंस के उस पर आऊँगा कि आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम कितने घंटे पढ़ती थी? क्योंकि जैसे यूट्यूब पर हम देखते हैं, एक हाइप बनी हुई है कि टॉपर्स जो कहते हैं, बहुत सारे रील्स भी कि भाई हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे। मैम कितने घंटे पढ़ती थी? 25 घंटे पढ़ते हैं। देखिए, घंटे मैं कहती हूँ मैटर नहीं करते। ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, वो घंटों की बात नहीं है। अगर आप बुक लेके बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 3 घंटे एक टॉपिक पे लगे हुए हैं, और वहीं आपका मन कर रहा है दूसरी साइड, और आपको इंटरेस्ट है, आपने 1 घंटे में ही वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया, तो हमेशा अपने टारगेट्स पे अपना टारगेट सेट करिए, उस पर फोकस कीजिए। सपोज आपने एक टारगेट के लिए सोचा है कि मुझे 3 घंटे में कंप्लीट करना है, 1 घंटे में हो गया, कितनी खुशी होती है। आप अपना लीजर टाइम एंजॉय करिए। तो ऐसे है, ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे देने पड़ सकते हैं, देने चाहिए, लेकिन फिर भी घंटे का ऐसे एक फेटिश मत बनाइए उसको। अच्छा मैम, कोई एक किताब की अगर हम बात करें या एनसीईआरटीज की ही बात करें, एक किताब को कितनी बार पढ़ना चाहिए जिससे कि हाँ ये हो जाए कि भाई नहीं, अब मैं इस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को लेकर तो सेफ जोन में हूँ, कम से कम यहाँ से सवाल आए तो वो मिस नहीं करूँगा मैं, वो गलत नहीं होंगे। तो कैसे पढ़ना चाहिए और कितनी बार पढ़ना चाहिए एक किताब को? इसमें भी देखिए, सबका अलग अलग पढ़ने का स्टाइल या तरीका होता है। मेरे हिसाब से 1 रीडिंग, 2 रीडिंग तो होनी चाहिए। 1 रीडिंग, जैसे अगर आप एक किताब की बात करें, जैसे मैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत करूँ, वो पढ़नी पड़ेगी पॉलिटी के लिए।
तो एक बार में तो वो हो नहीं पाएगी, एक बार एक रीडिंग चाहिए उसको समझने के लिए, एंड दूसरी रीडिंग में आप वो वाले पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको लगते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दो रीडिंग्स तो मिनिमम है, और बाकी डिपेंड करता है, जैसे एग्जाम से पहले आप एक बार जल्दी से उसको सी थ्रू कर लीजिए। तो और मैम कितना, एक किताब को कितनी बार पढ़ा था मैम ने प्रीलिम्स देने से पहले? मैंने तो हर बार जितने अटेम्प्ट है उतनी बार किताबें पढ़ी है, लेकिन हाँ 2 बार। और मैम ने टेस्ट सीरीज कितनी दी थी? टेस्ट सीरीज तो ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेंस के लिए मैंने 25 टेस्ट दिए होंगे। हाँ मैंने Okay. विजन से दिए थे, तो उसमें 25 टेस्ट। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो जितना हो सके, मतलब मैंने दिए होंगे 15, 20, 30 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको दीजिए। और मैं अगर पीवाईक्यूज की बात करूँ तो मैम ने पीवाईक्यूज कितने साल के पढ़े थे? तो 2013 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2013 ऑनवर्ड्स मैंने देखे थे prelims। ओके मैम, अभी मैं थोड़ा सा मेंस की बात कर लेता हूँ, GS 1, 2, 3 की, और ऑप्शनल की भी बात करेंगे। मैम का ऑप्शनल चूंकि हिस्ट्री था और बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री रखते हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के, तो वो भी हम बात करेंगे। पहले मैम से मैं मेंस के बारे में बात करता हूँ कि GS 1, 2, 3 का मैम की स्ट्रेटजी क्या रही थी, और क्या अलग अलग आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी क्या आंसर राइटिंग में GS 1, 2, 3, 4 के लिए? अलग अलग स्ट्रैटेजी तो मैंने नहीं करी थी। देखिए मेरा ये स्ट्रैटेजी थी, जब मैंने सिलेबस को पढ़ा ढंग से अपने सेकंड अटेम्प्ट में, और मैंने देखा कि ये टॉपिक्स हैं, तो मैंने टॉपिक वाइज उन्हें अप्रोच किया। और क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, आप देखेंगे बहुत ओवरलैप है GS पेपर 1 और हिस्ट्री में, तो GS पेपर 1 का हिस्ट्री वाला पोर्शन मेरे ऑप्शनल में कवर हो रहा था। उसके बाद ज्योग्राफी बचता है, और सोशल इश्यूज हैं उसके अंदर, सोशल इश्यूज और पेपर 2 GS 2 वो सोशल जस्टिस, वो एक साथ कवर हो रहा था। तो मैंने देखा कि टॉपिक्स में जो कंटिन्यूटी है मैं उस हिसाब से करूं, तो ये था। आंसर राइटिंग तो एक ही तरीके से करनी थी, बेसिकली आप बेसिक सोर्स पढ़ो और फिर जो स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसे करके। मैम आंसर कैसे लिखती थी? लाइक पैराग्राफ फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्मेट में, या फिर पॉइंट वाइज लिखती थी, और डायग्राम वगैरह है ना, चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, उन सब का इस्तेमाल किया आप आंसर राइटिंग में? जी तो क्योंकि मेरा हिस्ट्री से बैकग्राउंड है, तो लंबे लंबे आंसर्स लिखने की मेरी आदत है, तो मेरा मिक्स अप्रोच थी। मैं पैराग्राफ में भी लिखती थी जहाँ पे पॉइंट से ज़्यादा एक्सप्रेस हो पा रहा है, जहाँ पे टाइम की कमी है वहाँ पे मैं पॉइंट्स यूज़ करती थी, और फ्लो चार्ट्स हाँ मैं उसमें यूज़ करती थी। ये चीज़ मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स से ही सीखी थी कि अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए, और अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और टाइम बचाने के लिए फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इनका प्रयोग करें। मैम मैं आपसे इथिक्स के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि इथिक्स में केस स्टडी भी है वहाँ पर। हाँ 50-50 हो जाता है केस स्टडीज और दूसरा उसका पोर्शन थियरी का देखा जाए तो उसका, क्योंकि उसकी कोई, मुझे लगता है कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं है कोई, तो किस तरह से तैयारी करी थी उसकी? हाँ ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एथिक्स का पेपर हमेशा से मुझे बहुत ही लेंदी लगा है। केस स्टडीज़ को पढ़ना, स्पेशली 22 की शायद बात है जब मुझे बहुत मुश्किल हुई थी पेपर कंप्लीट करने में, क्योंकि केस स्टडीज़ भी यूपीएससी ने बहुत लंबी, एक पेज की केस स्टडी थी, तो उसको टैकल करना मुश्किल है। लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो इसके लिए ये थी कि टॉपर्स कॉपी, एथिक्स की टॉपर्स कॉपी जो है वो देखिए, वहाँ से आपको ना ही आइडियाज़ मिलेंगे बट उनको हैंडल करने का तरीका भी मिलेगा। कैसे आप अपने आंसर को फॉर्मेट करें, क्या बेसिक फॉर्मेट है जो आप हर आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, हर आंसर में आप उस बेसिक फॉर्मेट को यूज़ करिए और अपने क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस उसमें करिए। तो टॉपर्स कॉपी ने मुझे इसमें हेल्प किया बहुत। मैम आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे, थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए। तो बेसिक एनसीईआरटीज सबसे पहले तो, और हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग, हिस्ट्री तो ऑप्शनल में कवर्ड है, हिस्ट्री की भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ऐसे जो हाँ इकोनॉमिक्स भी मैंने इंटरनेट से ज़्यादा किया था, वो तो मुझे लगता है करंट अफेयर से ही ज़्यादा वो होता है, करंट अफेयर से ज़्यादा होता है। जो मैंने ज़्यादातर विजन आईएएस के जो पीटी 365 और मेंस 365 है उससे कवर किया है उसको, और इंटरनेट पे काफ़ी रिलाई किया है। ओके मैम, इंटरनेट का आपकी प्रिपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है? और अभी तो जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ मैं ये सवाल तो
क्योंकि आजकल पाई जीपीटी भी आ गया है एक चैट जीपीटी तो है ही, जेमिनी भी है, तो इन सब का क्या रोल रहा है? देखिए, रोल तो बहुत स्ट्रांग रहा ही है, लेकिन ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड उसको हाँ। कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आप भटक भी सकते हो, इतने सारे सोर्सेज हैं, इट इज़ वेरी इजी टू फॉल इन दैट ट्रैप एंड टू फॉलो एवरीथिंग। तो वही है कि अपना एक सोर्स आप डिसाइड करके रखें और फिर इंटरनेट की हेल्प लें। और इसमें जैसे मैंने बताया, विजन है और भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हर टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, आप उनको यूज़ करिए। ठीक है मैम, थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में भी और बता दीजिए कि ऑप्शनल की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी और ऑप्शनल की आपका रिसोर्सेज क्या रहा था, कौन कौन, क्योंकि इसमें एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इसके अलावा मैपिंग का भी पोर्शन है, लोकेशंस जो होती हैं ना फर्स्ट ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर में, मतलब बहुत ही लेंथी मुझे लगता है ऑप्शनल। एक्चुअली मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री ही रहा है तो इसीलिए, है ना, तो वही इसीलिए क्या कुछ आपने ऐसा किया और क्या कुछ आपका, क्योंकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो उनका ऑप्शनल हिस्ट्री है वो जरूर इससे रिलेट करें, उनको फायदा मिलेगा। जी जी जी, देखिए आपका भी ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप वो दर्द समझते हैं, बहुत ही लंबा ऑप्शनल है एक्चुअली। मेरा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हिस्ट्री में है, तो मैंने ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, मेरे लिए एक गिवन था कि मुझे हिस्ट्री ही लेना है। जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने पाया कि ऑप्शनल बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो उसके लिए बेसिक एनसीईआरटीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की जो बुक है वो मैंने यूज़ करी है, और उसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं होते, वो मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री जो वेबसाइट है उसको यूज़ किया है। अच्छा मैम, आप खाली टाइम में क्या करती थी पढ़ाई के अलावा? क्या था आपकी, क्या हॉबीज, खाली टाइम में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी क्या? और बाकी जो और जो स्टूडेंट्स जो करते हैं लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन सभी चीज़ों में अपना थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने में, जानना चाहता हूँ मैम अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश करती थी? हाँ, तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा ब्रेक लेना भी पढ़ाई से और अपने आप को रिफ़्रेश करते रहना। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरी कम ही रही है, सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे रही हूँ मैं, लेकिन ड्राइंग करना और मंडल आर्ट करना मेरी हॉबी है, उसको उसको मैं फॉलो करती हूँ। और गाने सुनती थी फ्री टाइम पे, और क्योंकि अब पढ़ाई की इतनी आदत लग गई थी कि फिर वो मैं नॉवेल्स पढ़ती थी बीच में स्टोरीज, ये सब करती थी। वैसे भी अंकल जी तो किताबें लिखते ही हैं तो उनकी किताबें भी रहती हैं। बस किताबें ही असली फ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई हॉबी होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ड्राइंग और गाने सुनना अच्छा लगता था। अच्छा, ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग या कोई पर्टिकुलरली ड्राइंग, जैसे कि बहुत सारी ड्राइंग है हम बात करें तो किस तरह की ड्राइंग? तो एक मंडल आर्ट होती है, तो उसको जब मतलब स्कूल टाइम से ही मैंने देखा, मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी, तो उसको मैं ट्राई करती थी और बस वही मंडल आर्ट को प्रैक्टिस करती थी। क्या मैम एक्सपेक्ट कर रही थी आप 370 रैंक या कुछ उससे और ज्यादा ऊपर रैंक आप एक्सपेक्ट कर रही थी? अब इतनी बार दे दे के यूपीएससी ने इतना वो तंग कर दिया था कि मुझे तो, मैं बस चाह रही थी कि मेरा नाम आ जाए लिस्ट में। और एक्सपेक्टेशंस क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं है, तो बस नाम ही चाह रही थी। तो क्योंकि लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। और मैं आप मैम ये कहेंगे, मैं एक कैंडिडेट से मिला था, आपकी बार क्लियर हुआ उनका, तो मिला था, वो बोली नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों? उनकी थोड़ी सी रैंक नीचे थी, तो मेरी बोली मैं दुखी हूँ, मेरी रैंक नीचे। मैम आपका लिस्ट में नाम आ गया वो कम है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं। तो मेरी वही बात है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में लिस्ट में नाम आना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैम हम इस सेशन को, मतलब इंटरव्यू को अभी जो है कंक्लूड करते हैं, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस से, किस तरह से पढ़ें, क्या कुछ करें, और इस अनप्रिडिक्ट एग्जाम और इस जो जर्नी के लिए निकल पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस पे ही बात कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा करो ऐसा करो। जो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि अब सोच लिया है तो फिर करके ही निकलना है। तो अपना बिल्कुल भी छोटे छोटे, जैसे इसको आप बैटल्स देखिए, भले ही आप एक दो बैटल्स लूज कर रहे हो, लेकिन असली वॉर जो है वो आपको जीतना है। तो एक आध बैटल्स में नई सफलता मिल रही तो निराश नहीं होना है, और अच्छे से करिए, और मे यू गेट ऑल द सक्सेस दैट यू